Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 5th of May 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं. इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है. पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं. राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं. प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं. इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना. एंड सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल है जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है. प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. इसके अलावा हमारे काफी सारे आज की डेट में क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं. इनमें से एक यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल है. और आप लोग को पता है गाइस कि कल ही एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें क्लियर हो गया है कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो अभी तो डिले होने वाला है. यानी कि अभी तक बात हुई थी कि 31 मई को ये एग्जाम होगा, बट अब नहीं होगा क्योंकि अभी जो है वो आयोग ने कहा था कि ये 3 मई को बताएंगे कि कब जो है वो एग्जाम होने वाला है. बट अभी 4 मई को यानी कि कल के दिन आप एक नोटिफिकेशन आया था. यानी कि जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस समय कुछ देर पहले यानी कि कुछ घंटे पहले ही एक नोटिफिकेशन आया यूपीएससी का जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 तारीख को वो डिसाइड करेंगे कि डेट जो है वो कब होने वाली है, राइट, यानी कि प्रीलिम्स की. तो अभी के लिए बेफिक्र रहो और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल जारी रखो क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये सब चीजें जब डिले होती हैं तब आप लोग को इसको एज अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है. ठीक है, आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, अपनी प्रिपरेशन करने के लिए. तो एक्स्ट्रा जो टाइम है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करो. यहां पर हम लोग को डिले नहीं करना है. ठीक है, किसी भी चीज में कोई भी चीज को छोड़ो मत, बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो. ठीक है, और अगर आपको और अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है तो हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी हमारी अवेलेबल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उसका भी हमारे पास पेड कोर्स है, तो इसको भी आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं. और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए ऐसे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके. इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. एंड वन मोर थिंग गाइस, हमारा एक स्टडी ग्रुप भी यहाँ पर शामिल है. ये डिस्कशन ग्रुप है, ये एक तरह का स्टडी ग्रुप है. यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो आपस में वेरियस डाउट्स वगैरह जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक अच्छी यानी कि हेल्दी एनवायरनमेंट स्टडी ग्रुप का यहाँ पर देखने को मिलता है. तो यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर @IASPCS ज्ञान सर्च करना है तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा. यहाँ पर मैं भी एक्टिव रहता हूं. अगर आपको जैसे कि अभी आप जो लेक्चर देखने वाले हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट वगैरह भी आता है तो भी आप वहां पर मुझसे डाउट जो है वो पूछ सकते हैं. ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, वहां पर ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद अगर आप @study for civil services अगर आप ऐसा पूरा लिखेंगे और उसके बाद आप अंडरस्कोर करके कमलाक्ष लिख देंगे तो आपको जो है वो मैं मिल जाऊंगा. ठीक है, वहां पर. और चलिए फिर अब लेक्चर की फाइनली शुरुआत कर लेते हैं. तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को कवर करते हैं. आज सबसे पहले पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स नहीं आए हैं. फिर हम लोग पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग पेपर 2, कल का एक डाउट था पेपर 1 का, काफी सारे स्टूडेंट्स का कॉमन डाउट आया था हे मार्केट मास्कियर को लेकर. ये वाला जो टॉपिक है कल ये मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है. तो जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, कल के इस लेक्चर को आप जाकर देख सकते हैं. पूरा डिटेल में जो है वो मैंने पढ़ाया हुआ है कल के लेक्चर के अंदर. ठीक है, इस टॉपिक को. तो देखो डाउट जो आया था उसको पहले फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. तो देखो ये मास्कियर जब हुआ था, ये कब हुआ था, ये 1886 को मास्कियर हुआ था. बट ये जो कन्वेंशन जो था वो 1884 को तैयार किया गया था. तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कन्वेंशन है जिसमें कहा गया है कि 8 घंटे जो है वो डिक्लेयर किए जाएंगे एज अ लीगल टाइम वर्कर्स के लिए. तो आज की डेट में 9 to 5 की जॉब जो हम लोग देखते हैं, 8 घंटे की जो वर्कर्स की जॉब देखते हैं, तो वो डिसाइड इस समय पे किया गया था. तो लोगों का एक डाउट आया था कि सर मास्कियर जो है वो 1886 को हुआ बट 1884 2 साल पहले कैसे ये कन्वेंशन बन गया. तो गाइस देखो काफी सिंपल सी इजी चीज है, राइट. पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, पार्लियामेंट में बैठकर पहले जो लेजिस्लेचर्स हैं वो पहले कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, उसके बाद फिर वो कानून लागू होता है, लीगलाइज होता है कि नहीं.
तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, बट एक्चुअली में क्या होता है कि आप टेंशन मत लो। देखो आप डाउट पूछ रहे हो, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि अब आप नेक्स्ट टाइम से इस प्रकार के डाउट जो है वो आप लोग के दिमाग में नहीं आएंगे। और हमेशा पता है इंसान के दिमाग में डाउट कंटिन्यूअसली आना चाहिए, क्योंकि अगर डाउट जब तक आता रहेगा तब तक माइंड सामने वाले का एक्टिव होता है। और यूपीएससी की प्रिपरेशन में यही है इंपॉर्टेंट चीज, कि आपके हमेशा हर पल जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें आपके डाउट डेवलप होने चाहिए। कभी भी किसी भी चीज को ये मत सोचना कि अरे यार ये तो काफी बेसिक चीज है, क्योंकि देखो अभी हुआ क्या, अभी ये तो बहुत बेसिक चीज ही निकली ना यहाँ पर। अब आप लोग जिन लोग ने डाउट पूछा उन लोगों को लग रहा होगा अरे यार क्यों डाउट पूछा है, तो बहुत बेसिक चीज है। नॉर्मल सी बात है कि पहले कानून बनता है, उसके बाद लोग जो है वो बाद में जाकर कानून लागू होता है। अब यहां पर क्या हुआ था, यहां पर वर्कर्स ने जो है वो मिलकर पहले एक कन्वेंशन बनाया, एक कानून टाइप की चीज उन्होंने बनाई कि भाई इनकी डिमांड थी कि इनको 8 घंटे जो है वो चाहिए थे, कि वर्किंग आवर्स 8 घंटे होना चाहिए, और उसको लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर बाद में जब ये मास केयर हम लोग को देखने को मिला, तो उसके बाद ये वाला जो कन्वेंशन है वो लीगलाइज कर दिया गया। यहां पर क्या लिखा है कि लीगल टाइम जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया 8 आवर, जो कि नेशनल कन्वेंशन एट शिकागो में हम लोग को देखने को मिला था। नॉर्मल सी बात है ना कि पार्लियामेंट जो होती है वो पहले कानून बनाती है। ऐसा तो नहीं है कि पहले कानून लागू हो जाता है फिर बाद में कानून बनता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पहले ऑन पेपर पूरी चीजें जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो पहले ऑन पेपर यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी जो है वो एक कन्वेंशन बनाया था कि 8 आवर्स का इनको वो चाहिए, फिर उसके बाद फिर वो लीगलाइज हुआ, लागू हुआ। तो ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। और ऐसी सिंपल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउट जो होते हैं वो हमेशा सबको आने चाहिए। मैं यही बता रहा था आपसे कि कोई भी इंडिविजुअल ये ना सोचे कि यार ये तो बहुत छोटा सा डाउट है, ये मैं पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, कोई गलत तो नहीं समझेंगे लोग मुझे कि अरे यार इसको तो ये बेसिक चीज भी नहीं आती। तो ये चीज कभी भी यूपीएससी की जर्नी में मत रेज होने देना अपने माइंड में, क्योंकि ये चीज जिसके माइंड में रेज हुई, यानी कि डाउट पूछूंगा मैं या पूछूंगी मैं तो लोग जो है वो पता नहीं क्या सोचेंगे, तो ये कभी मत सोचना ऐसी चीज, क्योंकि जो ऐसा सोचेगा वो फिर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। और इस एग्जाम की डिमांड ही है कि आप जो भी चीज पढ़ते हैं उसमें आपको कंटिन्यूअसली डाउट आते रहने चाहिए, और मैं आपके हर एक डाउट क्लियर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और मैंने आपको बताइए कि आपको डाउट अगर डायरेक्ट मुझसे पूछना है तो टेलीग्राम पे वहां पर पूछ सकते हो, डिस्कशन ग्रुप पे, और या फिर कमेंट बॉक्स पे भी लिखोगे तो मैं नेक्स्ट डे आपके डाउट जो है वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। और वैसे भी मैं पर्सनली काफी सारे लोगों को कमेंट कर ही देता हूं जैसे ही टाइम मिलता है। तो ठीक है, अभी यहाँ पर ये वाली बात क्लियर हो गई ना, आई थिंक कि क्लियर होना ही था, और ये काफी सिली सी चीज थी, ज्यादा इतनी वो नहीं थी। बट डोंट वरी, जो भी डाउट आता है बिल्कुल डाउट अच्छे से वेलकम है यहाँ पर। डाउट के लिए आपको कुछ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि एक हेल्दी चीज होती है, इंसान के माइंड में हमेशा डाउट आना चाहिए, हमेशा। क्योंकि डाउट आ रहा है इसका मतलब ये समझ लो कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन पे चल रही है। मेन चीज है आपका दिमाग चलना चाहिए, दिमाग चलेगा जब आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे, ठीक है। चलो एनीवेज, बातें बहुत हो गई अब, और ये आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और पेपर 2 की पहली न्यूज में बात हो रही है श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बारे में। तो 1 मई को जो लेबर डे हम लोग को देखने को मिला था, यही पीछे वाली चीज जो हम लोग ने डिस्कस करी थी, ये लेबर डे के ऊपर ही बेस्ड था, राइट। कल हम लोग ने बात करी थी इसके बारे में। तो 1 मई को श्रमिक ट्रेन्स जो है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स, ये अभी रिसेंटली चली हैं। ये यहां पर आप देख सकते हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह जो हैं, और जो लोग अलग अलग स्टेट्स में फंसे हुए थे, तो वो अपने घर जा पाए, उसके लिए ये ट्रेन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए और स्ट्रैंडेड पर्सन के लिए, यानी कि जो लोग फंसे हुए हैं लॉकडाउन के चलते, तो वो अपने अपने घर तक पहुंच जाए, उसके लिए ट्रेन शुरू की गई थी। इस ट्रेन के अंदर काफी सारी फैसिलिटीज, यानी कि फ्री में पानी और फ्री में खाना प्रोवाइड किया जा रहा था वर्कर्स को, और साथ ही साथ यहाँ पर पैसेंजर जो है उन्हीं को इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए अलाउ किया जा रहा है जो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि जिनके अंदर कोरोना वायरस के सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी उनको बुखार नहीं आ रहा है, उनको खांसी सर्दी नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो है वो अलाउ किया जा रहा है। बट जिन लोग के अंदर कोरोना वायरस के थोड़े बहुत सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे ही पैसेंजर स्टेशन पे आते हैं गाड़ी में चढ़ने के लिए, तो उस समय उनको स्क्रीन किया जाता है, यानी कि उनकी पूरी तरह से जांच की जाती है हेल्थ की, और फिर उनको ट्रेन में बैठाया जाता है। फिर जिस जगह पर वो उतरते हैं तो उस जगह पर भी सेम जांच होती है। तो स्क्रीनिंग जो है वो डिपार्चर और अराइवल दोनों में हम लोग को देखने को मिलती है। क्लियर है बातें यहाँ तक। इसके अलावा कहा गया है कि जो अगर ट्रेन जो है वो 2 स्टेट्स के बीच में चल रही है, तो दोनों स्टेट्स के बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि दोनों स्टेट जो है वो एग्री होनी चाहिए कि वो अलाउ कर रहे हैं ट्रेन्स को आपस में इंटर स्टेट ट्रैवल करने के लिए, यानी कि जो यात्री जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाएं। तो दोनों स्टेट्स की मंजूरी जो है वो चाहिए होगी, कंसर्न जो है वो दोनों स्टेट्स का चाहिए होगा। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा पैसेंजर्स के लिए कहा गया है कि मैंडेटरी है कि उनको मास्क लगा के रखना है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात हो रही है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में। इस टॉपिक को मैंने आप लोगों को काफी पहले डिटेल में डिस्कस कराया हुआ है ऑलरेडी, मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता होगा। तो फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए, और इन 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए मेरे एक्सप्लेन करने से पहले।
तो देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है ये क्या कहती है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है एक नेशन और उसका एक पूरा एक राशन कार्ड, यानी कि पूरे पैन इंडिया के लिए सिर्फ एक राशन कार्ड जो है वो उपयोग में लिया जाएगा। अब राशन कार्ड क्या होता है, तो जिन लोग को नहीं पता बता दूं कि आपने देखा होगा गरीबों को कुछ फैसिलिटी सरकार देती है, जैसे कि गरीब लोग को काफी सस्ते रेट में फ्री में राशन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अब राशन कैसे मिलते हैं गरीबों को फ्री में, बिलो पॉवर्टी लाइंस के नीचे के जो लोग होते हैं उनको कैसे फ्री में मिलते हैं, तो उनको एक राशन कार्ड अलॉट किया जाता है, राइट। तो उस राशन कार्ड की मदद से उनको फ्री में राशन जो है वो मिलता है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इसके तहत 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए के हिसाब से उनको गेहूं, चावल, वीट वगैरह, ग्रेन्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है, राइट। यानी कि चावल मिल जाता है और गेहूं मिल जाता है, ग्रेन्स वगैरह, दाल वगैरह मिल जाती है। तो 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए, सिर्फ इतनी इसकी कीमत होती है और इसमें उन लोगों को काफी सस्ते रेट में राशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। कहां से राशन मिलता है, तो फेयर प्राइस शॉप से राशन दिया जाता है। ये बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत एक फेयर प्राइस शॉप हम लोग को देखने को मिलती है, राशन की दुकान हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि आपने इरफान खान की एक मूवी देखी होगी हिंदी मीडियम करके, तो उसमें आपने देखा होगा कि उन लोग राशन कार्ड की दुकान के सामने जो है वो लड़ रहे होते हैं। तो वही होती है कि राशन शॉप जो होती है वो यही वाली शॉप होती है, जहां पर काफी सस्ते रेट में बिलो पॉवर्टी लाइन से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको राशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये शॉप होती है और ये शॉप जो है वो हर एक स्टेट में होती है और हर एक स्टेट में अलग अलग लोकेशन जो है वो अलॉट कर दी जाती है जो भी बेनिफिशियरी होता है उसको। जैसे कि एक स्टेट है, इस स्टेट में एक बेनिफिशियरी को कह दिया जाता है कि इस जगह पर अगर वो रह रहे हैं इस एरिया पे, तो उनको इस एरिया के ही राशन शॉप से जो है वो राशन परचेज करना होगा। बट यहां पर जो ये स्कीम आई है इसमें ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है कि एक अगर इंडिविजुअल है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता है, तो वो पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, किसी भी राशन शॉप से राशन जो है वो परचेज कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन ये है, कंडीशन याद रखना कि एक इंडिविजुअल 50%, यानी कि उसको जो राशन जितना अलॉट किया हुआ है उसका 50% राशन जो है वो हासिल कर सकते हैं, 50%, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अगर वो दूसरी स्टेट से ले रहे हो तो, अगर अपनी वो खुद की होम स्टेट से ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप दूसरी स्टेट से ले रहा है वो इंडिविजुअल राशन, तो वो 50% अपना राशन जो है वो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं दूसरी स्टेट से, ठीक है। तो ये 50% वाला क्लॉज प्रोविजन आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब देखो पहला स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअल में गलत हो गया, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल सिर्फ 3 राज्यों से, सिर्फ 3 स्टेट से राशन जो है वो परचेज कर सकता है। बट ऐसा नहीं है, पैन इंडिया एक इंडिविजुअल किसी भी स्टेट से राशन परचेज कर सकते हैं और किसी भी स्टेट के किसी भी फेयर प्राइस शॉप से, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शॉप भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है, यहां से परचेज कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी अपने माइंड में क्लियर रखनी है। एंड दूसरे स्टेटमेंट लिखा है कि 10 डिजिट का एक स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर है, और ये बिल्कुल करेक्ट है, 10 डिजिट का राशन कार्ड नंबर है। और साथ ही साथ इसके पहले 2 डिजिट जो है वो स्टेट कोड के आधार पर है, यानी कि स्टेट जो भी राशन कार्ड का 10 डिजिट का नंबर होगा उसके जो पहले 2 डिजिट होंगे वो स्टेट कोड के हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखो। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट की एक करप्शन क्या बूस्ट करेगा, तो हाँ, काफी सारे लोग इस चीज को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे और उनको लगेगा कि शायद इससे करप्शन नहीं होने वाला है, बट हो सकता है, इट मे फर्दर बूस्ट करप्शन, कि हो सकता है कि ये करप्शन को बूस्ट कर दे, क्योंकि यही इसका एक बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिला था। क्योंकि होता ही है ना कि आपने देखा होगा कि जो कई बार जो है वो घोटाला होता है। जैसे कि एक अनिल कपूर की एक बहुत पुरानी मूवी थी, उसमें आपने देखा होगा वो एक दिन का सीएम बनते हैं, वो मूवी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो वो वाली मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि वो किस प्रकार से छापा मारते हैं राशन कार्ड, यानी कि राशन शॉप्स पे, और आपने देखा होगा कि वो जो है वो घोटाला करते हैं वहां पर, राइट। जितना, जैसे कि 1 किलो जो है वो चावल देना है किसी व्यक्ति को, तो वो 1 की जगह 800 ग्राम चावल दे देते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा एक घोटाला जो है वो इस प्रकार के शॉप्स वगैरह में देखने को मिलता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है बुरी तरह से। तो एक्सप्लॉइटेशन तो हर जगह होगा। अब ये अगर दूसरी स्टेट में भी जाएंगे तो एक्सप्लॉइटेशन बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या पता उनको डिनाई कर दें वो ऑफिशियल कि हमें नहीं देना तुम्हें, मतलब ये वो, और या फिर उससे बोलें कि इस अगर यहां से लेना है तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि गरीब लोग को पूरी इंफॉर्मेशन होती नहीं है। नॉर्मल गरीबों को तो फंडामेंटल राइट्स तक नहीं पता है, ये वाली चीज आप लोग जानते होंगे बेसिकली, राइट। तो ये जो राइट्स हैं उनके, जो लोगों को पता नहीं होते, उसके चलते लोग एक्सप्लॉइट होते हैं। और ये जो स्कीम लाई जा रही है इसमें भी अगर वो दूसरी जगह पे जाएंगे और फेयर प्राइस शॉप वाले बंदे ने बोल दिया, यानी कि जो उस दुकान में बैठा है राशन की शॉप में, और उसने बोल दिया कि यार आपको अगर यहाँ से सामान परचेज करना है तो आपको जो है वो 50 रुपए देने पड़ेंगे, या फिर 20 रुपए या 10 रुपए, जिस हिसाब से जो भी वो चाहे, तो ऐसे भी एक्सप्लॉइट कर सकता है सामने वाला व्यक्ति, राइट। अब गरीब जो है उनको थोड़ा ना पता, उनको तो लगता है कि हाँ यार जो ये अधिकारी बोल रहा है, यानी कि जो बैठा हुआ है उस दुकान में, जो वो बोल रहा है वो सही होगा, क्योंकि वो थोड़ा ना जांच पड़ताल करते हैं, क्योंकि इतनी लिटरेसी तो है नहीं हमारे यहाँ। चलो एनीवेज, तो ये वाली चीज यहां पर है। ये तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज याद रखना कि ये करप्शन को भी बूस्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु ने
सेंटर के प्रपोजल को अपोज कर दिया था। तमिलनाडु ने कहा था कि वो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू नहीं करेंगे क्योंकि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, यानी कि जो स्टेट और सेंटर के बीच का जो रिलेशन हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, और इसमें क्या होता है कि स्टेट के पास अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो इनका कहना यह है, और सेंटर के पास अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग को देखने को मिलती है, और इसके तहत क्या होगा कि सभी यानी कि एक ही चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। तो वो फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है वो जो है वो हट जाएगा। अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, क्या हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है या फिर क्वाजी फेडरल कंट्री है, और क्वाजी फेडरल है तो वो क्यों है? तो इसका आंसर नीचे लिखकर बताइए। लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है बकायदा डिटेल में इसके बारे में पूरी चीजें। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 2, 3 एंड 4। क्लियर है यहां तक आपको पूरी बातें? और अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, बट बिफोर दैट कुछ और चीजें हैं इसी से रिलेटेड, वो एक मिनट में आपको बताऊं। ये स्लाइड क्यों नहीं चेंज हो रही? हाँ, जैसे कि न्यूज में ये जो टॉपिक आया है ये क्यों आया है, तो बताया जा रहा है कि बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव, इन 5 जगहों पर ये वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा, और कहा जा रहा है कि 1 जुलाई 2020 से ये हमारी कंट्री में जो है वो चालू हो जाएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो अभी ये 5 स्टेट्स के अंदर अभी फिलहाल के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है, फिर कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से हो सकता है, बट जो स्टेट जो है वो बाहर हो जाएंगी तो उनमें शायद हम लोग को देखने को मिलेगा कि ना हो। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में पता होनी चाहिए, राइट। और हाँ, ये जो मैंने आपको बताया था 50% वाला क्लॉज, वो फैमिली कोटा का हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि एक फैमिली है उसको, क्योंकि देखो राशन कार्ड जो होता है उसमें आप देखोगे पूरे फैमिली के मेंबर्स के नाम पूरे लिखे रहते हैं, राइट। तो एक फैमिली को जितना जो राशन अलॉट किया जाता है उसका 50% राशन दिया जाएगा अगर एक इंडिविजुअल दूसरी स्टेट में जाता है, तो 100% राशन नहीं दिया जाएगा। तो ये वाली चीज क्लियर रखो, ये फैमिली की आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। फैमिली कोटा का मैक्सिमम 50% माइग्रेंट को अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोग को थोड़ी सी बस ध्यान में रखने की है, और पेपर 2 से रिलेटेड भी इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर बात हो रही है किसान सभा एप्लीकेशन के बारे में। तो CSIR-CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने लॉन्च करी है एक एप्लीकेशन, किसान सभा एप्लीकेशन। अब देखिए ये एप्लीकेशन जो है वो हेल्प करेगी स्पेशली फार्मर्स को। किस चीज के लिए हेल्प करेगी? तो ये अभी लॉकडाउन के चलते फार्मर्स को जो बड़ी प्रॉब्लम परेशानियां जो झेलनी पड़ रही है, स्पेशली सप्लाई को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, तो ये क्या करेगी, ये एप्लीकेशन कनेक्ट करेगी ट्रांसपोर्टर्स को, फार्मर्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, जैसे कि जो लोग पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और जो डीलर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, कोल्ड स्टोर वाले और वेयर हाउस ओनर्स वाले, तो और साथ ही साथ मंडी डीलर्स जो होते हैं और जो कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े आउटलेट्स वगैरह होगा, बिग बाजार होगा, इस प्रकार के आउटलेट्स, तो इनको जो है वो आपस में एक एप्लीकेशन जो है वो कनेक्ट करेगी, इंटीग्रेट करके रखेगी, जिससे कि क्या होगा कि जो सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से बरकरार रहे और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे। तो सिंपली बस आप ये याद रखो कि किसान सभा ऐप का काम क्या होगा, ये आपस में जितने भी यानी कि फार्मिंग सेक्टर के अंदर जो मेन रोल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिन लोगों के, जैसे कि फार्मर हो गया, ट्रांसपोर्टर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गया, तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन बनाई गई है। इस एप्लीकेशन से रिलेटेड सिर्फ इतनी चीजें याद रखो, इससे ज्यादा आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। नाम से ही हम लोग को क्लियर हो रहा है ये अमेरिका की एक एकेडमी है, यूनाइटेड स्टेट्स की, यानी कि एक एकेडमी है किसकी है, आर्ट एंड साइंसेस की। और कहा जाता है कि ओल्डेस्ट लर्नड सोसाइटी है ये, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लर्नड सोसाइटी, यानी कि विद्वानों का समाज एक हम लोग को ये काफी पुराना देखने को मिलता है। इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो काफी मतलब हाई ऑनर वाले स्कॉलर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि काफी बड़े विद्वान हम लोग को देखने को मिलते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें, चार्ल्स डार्विन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला, तो नाम से ही आप लोग को क्लियर हो गया कि कितने बड़े विद्वान जो हैं इसके मेंबर्स। तो ये इसका फाउंडेशन हुआ था 1780 में। इसमें बेसिकली फोकस ये किया जाता है कि जितने भी लोग हैं जो कि साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और पब्लिक लाइफ की फील्ड में जो विद्वान होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, तो उसका उन लोगों को इस सोसाइटी का मेंबर बनाया जाता है, ठीक है। और अभी रिसेंटली हमारे इंडिया के 3 लोग जो हैं उनको इसका मेंबर बनाया गया है। 2 हम लोग को साइंस की फील्ड से देखने को मिल रहे हैं और एक ह्यूमैनिटीज और आर्ट स्ट्रीम्स की फील्ड के देखने को मिल रहे हैं। एक का नाम है बिमन बागची, और जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट से बिलोंग करती हैं, यानी कि इसके अंदर जो है ये प्रोफेसर हैं। और दूसरी है शोभाना नरसिम्हन, जो कि हम लोग को जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के अंदर थियोरेटिकल साइंस यूनिट से की प्रोफेसर हम लोग को देखने को मिलती है, प्रोफेसर शोभाना नरसिम्हन, ठीक है। तो ये 2 लोग हैं साइंस की फील्ड के। और इसके अलावा हम लोग को कविता सिंह जी देखने को मिल रही हैं, जो कि स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर है, तो वहां से ये बिलोंग करती हैं, यानी कि वहां की ये प्रोफेसर है। तो ये 3 लोगों को इस अमेरिका की जो एकेडमी जो है आर्ट्स एंड साइंसेस की,
उसका स्कॉलर जो है वो घोषित किया गया है, यानी कि उसके मेंबर के तौर पर इनको घोषित किया गया है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है बस जनरल, और इसमें स्पेशली जो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नाम वगैरह तो याद रखने की आवश्यकता नहीं, बट हाँ स्टेट सिविल सर्विसेज के जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इसके नाम जो है वो याद रख सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ी बॉडी है ये, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों को ये ऑनर करती है और फिर ये इनकी जो सोसाइटी है उसका मेंबर बनाती है ये। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को स्पेशली इस सोसाइटी के बारे में पूरी चीज डिटेल में पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर ये वाली बात। तो ये कभी कभी डायरेक्टली प्रीलिम्स वगैरह में जो है वो पूछ लिया जाता है। अब कश्मीर सैफरॉन के बारे में बात करेंगे। ये कश्मीर का सैफरॉन हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि कश्मीरी केसर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको अभी रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया गया है, ठीक है। और कल भी हम लोगों ने काफी सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग को डिस्कस किया हुआ है। तो देखो कश्मीर सैफरॉन जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, और हाईलैंड एरियाज पर करेवा पे जो हम लोग को देखने को मिलता है, वहां पर कल्टीवेट और हार्वेस्ट किया जाता है, इसकी खेती और कटाई वहां पर होती है जम्मू एंड कश्मीर के करेवा यानी कि जो हाईलैंड्स है वहां पर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इसके कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है कि इसका जो कलर होता है वो काफी डीप होता है, डीप रेड कलर का देखने को मिलता है। इसमें खुशबू जो है वो काफी अच्छी आती है, सुगंध काफी इसकी अच्छी है। इसका फ्लेवर हालांकि थोड़ा सा कड़वा है, और यहाँ पर केमिकल बिल्कुल भी नहीं होता इसके अंदर, और इसके अंदर इसके कलर को स्ट्रेंथ करने के लिए क्रॉकिन हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा सैफरनल एक फ्लेवर के लिए देखने को मिलता है, और इसके जो कड़वेपन के लिए पिक्रो क्रॉकिन नाम की नेचुरल जो केमिकल्स जो पाए जाते हैं प्लांट्स वगैरह के अंदर, तो वो चीज हम लोग को इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसा ये इसका देखो पर्पल टाइप की कलर का कुछ इसका फ्लावर हम लोग को देखने को मिल रहा है ये केसर का, ठीक है। और ये इकलौता ऐसा केसर है पूरी दुनिया भर में, इकलौता ऐसा सैफरॉन है पूरी दुनिया भर में जो कि सी लेवल से काफी ऊंची जगह पर ग्रो होता है, यानी कि काफी ऊंची जगह पर इसका कल्टीवेशन होता है, जैसे कि 1600 मीटर से लेकर 1800 मीटर अबव सी लेवल पर, इतने मतलब हाइट पर जो है ये पूरे दुनिया भर में इकलौता ऐसा सैफरॉन है जो कि ग्रो करता है। और साथ ही साथ मसाले के तौर पर इसको पूरे दुनिया भर में जाना जाता है। कश्मीरी जो क्यूजन हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि जो कश्मीरी जो व्यंजन जो होते हैं, जो डिशेस वगैरह होती हैं कश्मीर की ट्रेडिशनल कश्मीर डिशेस, तो वहां पर ये केसर जो है वो डाला जाता है उन डिशेस के अंदर। इसके अलावा हेल्थ में, कॉस्मेटिक्स में और मेडिकल के पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अभी रिसेंटली इसको जीआई टैग दिया गया था, तो इसलिए टॉपिक न्यूज में आया था। तो इससे रिलेटेड बस ये वाली चीज आप ध्यान में रखो। अब देखिए इस न्यूज में एक रिपोर्ट को अब हम लोग डिस्कस करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिकेटर्स 2019-2020 रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। ये रिपोर्ट बनाई गई है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे 2018 के आधार पर, और ये नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है, लाई गई है। तो देखो गाइस ये रिपोर्ट में एक्चुअल में हम लोग को क्या देखने को मिलने वाला है, तो एक बेसिक आइडिया पहले ले लो। तो हमारी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, यानी कि हमारी कंट्री में R&D जो है वो किस तरीके से होती है, किस प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, R&D के ऊपर कितना पैसा खर्चा किया जाता है, कितना ध्यान दिया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये चीज हम लोग को इस रिपोर्ट में देखने को मिलती है। और ये रिपोर्ट वेरियस स्टैटिस्टिक्स डेटा जो है वो शेयर करती है, जिनमें से इनका आप एक स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो। तो इसमें हम लोग को क्लियर पता लग रहा है कि 1990 और 1991 में इंडिया का जो ये R&D आप देख रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, तो आप देख रहे हो उसमें कंटिन्यूअस हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग 2018-19 के आंकड़ों तक देखें तो कंटिन्यूअस ग्रोथ यहां पर बताई गई है। तो हम लोग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ काफी अच्छी हम लोग को देखने को मिल रही है, और कंटिन्यूअसली हम लोग जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं R&D में। तो आप इसको जो है वो मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं। और आंकड़ों की बात करें तो देखो 2008 और 2018 के कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें तो 3 गुना ज्यादा हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया है। तो इंडिया ने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर किया है। और बताया गया कि नेशनल साइंस फाउंडेशन के डेटाबेस के आधार पर हमारी कंट्री इंडिया जो है वो पूरे दुनिया भर में तीसरे पोजीशन पर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में, यानी कि एक्सपेंडिचर के मामले में स्पेशली। और तीसरे नंबर पर है कि हमारी कंट्री के अंदर साइंस और इंजीनियरिंग में PhD जो है वो लोगों को हासिल है, यानी कि काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो उसके मामले में तीसरे नंबर पर हमारी कंट्री है। और अगर हम लोग बात करें कि हमारी कंट्री के अंदर रिसर्चर्स की संख्या किस प्रकार से है, तो 1 मिलियन पॉपुलेशन यानी कि 10 लाख में से 255 लोग जो है वो रिसर्चर हम लोग को देखने को मिलते हैं। 2017 में बताया गया है कि 255 लोग जो है हर 10 लाख में जो है ये रिसर्चर्स हैं, यानी कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जो R&D की फील्ड में अपना करियर जो है वो बनाते हैं।
तो 2017 के अंदर 255 लोग हम लोग को देखने को मिले हैं, और ये जस्ट डबल हो गया है अगर हम लोग इसको सन 2000 से कंपेयर करें तो, क्योंकि सन 2000 में 110 लोग ही हम लोग को देखने को मिले थे, 110 हम लोग को देखने को मिले थे 10 लाख की पॉपुलेशन में, जो कि रिसर्चर थे। फिर 2015 में ये आंकड़ा बढ़ा, 2018 हुआ, और फिर ये हम लोग को देखने को मिला कि 2017 में आकर 255 का ये आंकड़ा अब हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है आप लोगों को? तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो वुमेन पार्टिसिपेशन में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सन 2000 से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो 2000 और 2001 में ये 13% था, यानी कि 13% हमारी महिलाएं थी जिनका पार्टिसिपेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में था, और ये जो है वो 2016 और 17 में बढ़कर 24% जो है वो हो गया। तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हम लोग को वुमेन पार्टिसिपेशन का भी देखने को मिला है। और पर कैपिटा R&D एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये भी बढ़ा है। तो ये बेसिकली ये $47.2 पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो था वो 2017 और 18 में हम लोग को देखने को मिला था, और 2007 और 8 की अगर हम लोग बात करें तो वो $29.2 हम लोग को देखने को मिला था। तो ये भी, इसमें भी हम लोग को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और इंडिया ने, बताया गया है कि इंडिया ने 2017-18 में अपनी जीडीपी का 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया है। और अगर दूसरी ब्रिक्स की डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो जैसे कि इसमें ब्राजील का 1.3%, रशियन फेडरेशन का 1.1%, चाइना का 2.1% और साउथ अफ्रीका का 0.8% इन्होंने अपनी जीडीपी का जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा किया हुआ है। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंडिया की रैंक जो है वो 9वीं पोजीशन पर, 9th पोजीशन पर हम लोग को देखने को मिलती है पेटेंट फाइलिंग एक्टिविटी के लिए। रेसिडेंट पेटेंट फाइलिंग एक्टिविटी, यानी कि हमारे यहाँ जो भी R&D होता है तो उसका हम लोग जो है वो पेटेंट जो है वो बनाकर फाइल कर देते हैं। और वीपो के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, इंडिया का जो पेटेंट ऑफिस है वो 7वीं पोजीशन पर है पूरे दुनिया भर में, यानी कि हम लोग जो है वो टॉप 10 के अंदर आते हैं पेटेंट फाइलिंग ऑफिस के मामले में। अब काफी सारे जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको एक डाउट अभी के अभी जनरेट हुआ होगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हम लोग को प्रायोरिटी फर्स्ट लिस्ट में जो है वो रखा है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक लिस्ट हम लोग को देखने को मिलती है जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऐसी कंट्री को शामिल करता है जिन कंट्रीज का जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो काफी खराब होती है, यानी कि वो कंट्री जो है वो अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर नहीं करती है, प्रोडक्ट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर जो है वो शामिल नहीं करती। काफी डिटेल में मैंने अभी आपको कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया है इसके बारे में। तो हमने उस समय बात करी थी कि हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो कल्चर है वो काफी पुअर है, यानी कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट जो है उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर नहीं करवाई जाती। तो उसके बारे में आई होप कि आपको याद आ रहा होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? स्पेशली रेगुलर व्यूअर से मैं बोल रहा हूं। तो देखो, अब यहां पर उनको कंफ्यूजन ये हो गया होगा कि वीपो ने कैसे बोल दिया कि हम लोग टॉप 10 में आते हैं, बल्कि यूएसए हम लोग को प्रायोरिटी फर्स्ट लिस्ट में रख रहा है। इसकी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट का भी जो है ये बोलता है कि इनकी एक लिस्ट जो है वो निकालता है। तो यूएसए ने इस लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में जो है वो इंडिया को रखा हुआ है आईपीआर के मामले में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मामले में, क्योंकि इंडिया जो है वो पूअर कंट्री है हम लोग को जहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को रजिस्टर नहीं किया जाता। बट वहीं वीपो कह रहा है कि इंडिया टॉप 10 में है। तो देखो यहां पर किसके ऊपर बात हो रही है, यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रही है, पेटेंट्स की बात हो रही है। किस फील्ड में? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में, स्पेशली पेटेंट की बात यहां पर हो रही है। यहां पर पूरे के पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को यहां पर नहीं शामिल किया गया, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर और भी काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इस प्रकार की काफी सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। बट यहां पर किसकी बात हो रही है? पेटेंट फाइलिंग की बात हो रही है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में पेटेंट जो है वो मैटर करते हैं, क्योंकि मैं आपको याद है ना, मैंने जो आपको पेटेंट समझाया था तो हम लोग ने एग्जांपल किसका लिया था? दवाइयों का, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एग्जांपल लिया था। तो पेटेंट के मामले में इंडिया की पोजीशन काफी अच्छी है। बट अगर हम लोग ओवरऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसमें जो है वो थोड़ी सी पुअर है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर जो है वो नहीं करवाते। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो कल्चर है हमारी कंट्री के अंदर वो थोड़ा सा पुअर है। तो ये इस चीज को, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे रिलेटेड आप लोग को क्लियर रखनी है अपनी, ठीक है? आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे टिकरी पहरा के बारे में। टिकरी पहरा, तो ये बेसिकली कम्युनिटी पोलिसिंग है। पंजाब और हरियाणा में हम लोग को देखने को मिलती है। एक प्रकार का ट्रेडिशन है जो कि लगभग 20 सालों के बाद वापस आ गया है। यहां पर लोग बाग जो है पंजाब और हरियाणा के अंदर जो है वो मतलब पहरा दे रहे हैं, राइट? यानी कि बाहर की कोई भी इनके विलेजेस में जो है वो एंटर ना हो। तो ये एक कल्चर जो है वो डेवलप हो गया, शुरू हो गया है। पहले जब इन्होंने पहरा देना शुरू किया था 20 साल पहले लगभग, तब उस समय टेररिस्ट के मूवमेंट का काफी खौफ था यहाँ पर गांव वगैरह में। और अभी जो ये मूवमेंट दे रही है बेसिकली कोरोना वायरस के चलते हम लोग को ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि लोग बाग जो है वो अपने गांव के बाहर खड़े हो गए एरियाज में कि कोई भी जो है वो गांव में घूमे वूमे नहीं, और क्वारंटीन का बाकायदा अच्छे से पालन करे अपने गांव में भी। तो इसके लिए यहाँ पर लोग जो है वो पहरा दे रहे हैं। बट पहले जो था 20 साल पहले, ये जो ट्रेडिशन था टिकरी पहरा का,
तो ये पहले था जब टेररिस्ट का मूवमेंट काफी ज्यादा होता था, तो टेररिस्ट का मूवमेंट ना हो तो उन पर निगरानी रखने के लिए यहाँ पर कम्युनिटी जो है वो खड़ी रहती थी, विलेजेस के लोग यहाँ पर खड़े रहते थे। और कुछ समय पहले हम लोग को एक काला कच्चा गैंग भी देखने को मिला था, यानी कि एक गैंग जो है उसको चड्डी बनियान गैंग के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली ब्लैक कलर की एक अंडरवियर और बनियान पहन के आते हैं और ये फिर लूटपाट करते हैं, तो इस गैंग का नाम है काला कच्चा गैंग। तो इस गैंग के चलते जो है वो लोग यहाँ पे काफी परेशान थे, तो उसके कारण भी पहले के समय पे कुछ साल पहले ये हम लोग को टिकरी पहरा देखने को मिलता था। अब दोबारा से टिकरी पहरा जो है वो पंजाब और हरियाणा में शुरू हुआ है, ये वाली प्रैक्टिस। बट लेट मी रिमाइंड यू, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक टॉपिक को डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा। तो अब आप चीजों को कनेक्ट करो। टिकरी पहरा तो एक ट्रेडिशन है, बट ये ट्रेडिशन अभी एकदम से जागरूक क्यों हुआ? क्योंकि चीजों को कनेक्ट करो। एक कानून को हम लोगों ने डिस्कस किया था, पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन्स पेट्रोल एक्ट 1918, वो भी कुछ इसी तरीके से रिलेटेड था। और इसके चलते यहां पर डेप्यूटी कमिश्नर जो थे, उन्होंने क्या किया था, यहां पर डिक्लेयर कर दिया था कि जो विलेजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं वहां पर टिकरी पहरा जो है वो शुरू होना चाहिए। तो ये पंचकुला के डेप्यूटी कमिश्नर ने एक ऑर्डर पास किया था कि विलेजेस जो है वहां पर टिकरी पहरा जो है वो शुरू किया जाए, या फिर ये जो पेट्रोलिंग जो है वो लोग शुरू करें। यानी कि अपने कोई भी इंडिविजुअल जो है वो बाहर से गांव में एंटर ना करे, तो उसकी जो है वो निगरानी यहाँ की लोकल कम्युनिटीज जो है वो करे। तो ये वाले जो टॉपिक है ना, ये भी आप पढ़ो, क्योंकि ये टॉपिक आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, प्रीलिम्स में अगर पूछ लिया जाए टिकरी पहरा क्या है, तो आपको पता लग गया आपकी ये कम्युनिटी पॉलिसिंग हम लोग को देखने को मिलती है पंजाब और हरियाणा में, तो ये चीज आप स्पेशली याद रखना। वैसे ही पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन्स पेट्रोल एक्ट 1918 हम लोग को देखने को मिलता है। ये टॉपिक मैंने आपको 3 अप्रैल 2020 को पढ़ा है। हमारा एक चैनल है जिसका नाम है ओनली करंट अफेयर, इस चैनल पे आप जाइए, यहां पर जाकर 3 अप्रैल 2020 का वीडियो देखिए, और इसमें आपको कहां पर जाना है, 9 मिनट 13 सेकंड पे। यहां पर आपको ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा, जो कि काफी डिटेल में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। एक बार जाकर इस टॉपिक को जरूर देख लेना, जिन लोगों ने नहीं देखा है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, देख चुके हैं, तो वो एक बार जाकर रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो ERMB का हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन अगर बन जाए कि ERMB क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चाइना की सेंट्रल बैंक जो है, चाइना के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। इसकी एक डिजिटल करेंसी अब हम लोग को देखने को मिल रही है। चाइना जो है वो बहुत ही जल्दी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है, और कहा जा रहा है कि ये ट्रायल पर्पस के लिए 4 एरियाज पर ही लॉन्च करेगा, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स पर ये लॉन्च करेगा। अभी के लिए इसने 3 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए हुए हैं, हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि वो 3 डिस्ट्रिक्ट के नाम जो है वो क्या क्या है, बट सिंपल बस आप ये याद रखो कि ERBM चाइना की डिजिटल करेंसी है। जैसे कि डिजिटल करेंसी होती है ना, अब देखो पेटीएम क्या है, पेटीएम भी जो है वो एक ई करेंसी के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है। ई वॉलेट के अंदर आप जो है वो पेटीएम का पैसा रखते हो और फिर वो आप जो है वो ट्रांसफर करते रहते हो। बट यहां पर एक कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है। एक तो ई वॉलेट का कंसेप्ट हम लोग को कंपनीज वगैरह का देखने को मिलता है, राइट। प्राइवेट कंपनीज वगैरह होती है, वो ई वॉलेट जो है वो लेकर आती है, राइट। फिर आरबीआई उनको भी रेगुलेट करती रहती है। बट यहां पर क्या हुआ है कि एक पीपल बैंक ऑफ चाइना, यानी कि एक कंट्री की सेंट्रल बैंक है, उसने इशू किया है डिजिटल करेंसी। और ये इसका आज अभी इन्होंने इशू नहीं किया, इनकी प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। 2014 से ही ये प्लान कर रहे थे कि ये डिजिटल युआन जो है वो लेकर आएंगे। युआन आपको पता होगा कि ये चाइना की करेंसी हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये डिजिटल युआन जो है वो लेकर आएंगे। इनका पहले से ही जो है वो प्रोग्राम था, और ये प्रोजेक्ट जो था इनका, ये डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर हम लोग को देखने को मिला था। और अब बताया जा रहा है कि इनकी सेंट्रल बैंक जो है वो डिजिटल करेंसी जो है वो इशू करेगी, डिजिटल युआन ये हम लोग को देखने को मिलेगा, ERMB के नाम से जानी जा रही है। और ये बेसिकली कमर्शियल बैंक्स और दूसरे ऑपरेटर्स को जो है ये अपनी डिजिटल करेंसी, डिजिटल मनी जो है वो ऑफर करेंगे। तो ये बस बेसिक फैक्ट जो है वो इससे रिलेटेड बस आप थोड़ा सा याद रखो। एंड बस गाइस, आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स अच्छे से पढ़ाए हैं, अगर अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल है, तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। बट रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, जिनको आपको प्रिपेयर करना है। पहला टॉपिक है एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम। तो देखो गाइस, इस टॉपिक को मैं पहले डिटेल में जो है वो आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये टॉपिक आप लोग को कहां पर मिलेगा, तो ये देखो 2 अप्रैल 2020 के लेक्चर में आप जाओगे, तो यहां पर एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। तो आपको कहां पर जाना है, 12 मिनट 9 सेकंड पे, ठीक है। यहां पर आपको जो है ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा है वो, उसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है, पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918। तो इस टॉपिक के बारे में बताया हुआ है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, ये जो टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी का, ये अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। एटलीस्ट 150 वर्ड्स का एक आंसर जो है वो तैयार करके रखो, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी क्या होती है उसके बारे में लिखेंगे। इसमें आप दूसरी चीज लिखेंगे कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी से क्या बेनिफिट हो सकता है और क्रिप्टो करेंसी से क्या लॉस हो सकता है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट और यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग को लिखने हैं, और इंडिया को ध्यान में रखते हुए,
राइट। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पर मेंशन करनी है। और इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो क्या होती है और इसकी कौन सी रिपोर्ट्स हैं, तो ये भी आप थोड़ा सा पढ़िएगा। इसके अलावा त्रिचूर पूरम, इसको त्रिशूर पूरम के नाम से भी जाना जाता है। इस टॉपिक को भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, तो आपको 18 अप्रैल 2020 के लेक्चर में जाना है। यहाँ पर आपको 5 मिनट 33 सेकंड पे ये वाला टॉपिक जो है वो मिल जाएगा त्रिशूर पूरम का, और हमारे वही सेम चैनल पे ओनली करंट अफेयर पे, ठीक है। और ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने भी आपको बताया, बट हालांकि अभी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को हर एक चीज बता दूं कि मैंने कौन से टॉपिक्स आपको कब कब पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं जो कि मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूं। जैसे कि ये क्रिप्टो करेंसी का ये टॉपिक है, तो ये भी पहले मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। आईईए के बारे में भी पहले पढ़ा चुका हूं, बट एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा कब पढ़ा है, क्योंकि काफी डेली बेसिस पर काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, राइट। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करने की। आगे चल के शायद बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपको जो है वो पता ना लगे कि कौन सा टॉपिक मैंने कहां पर पढ़ाया हुआ है, राइट। बट अभी के लिए थोड़ा सा बेयर करिएगा कुछ समय के लिए। और बाकी ये टॉपिक को करने से पहले आप ये वाला जो नोटिस लिखा हुआ है ये एक बार पढ़िएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। उसके बाद फिर ये टॉपिक कवर अप कीजिएगा। और आपको करना क्या है एग्जैक्टली, तो इनको आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं इन 5 टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। और इन हैंड रिटन नोट्स को आप चाहो तो हमारे डिस्कशन ग्रुप पर भी जो है वो शेयर कर सकते हो, राइट। जो स्टडी ग्रुप है बेसिकली, तो वहां पर आपके आंसर को कोई दूसरे स्टूडेंट चेक कर लेंगे और कोई दूसरे स्टूडेंट के आंसर को आप चेक कर लो, तो एक अच्छी ग्रुप स्टडी, हेल्दी ग्रुप स्टडी यहाँ पर हो जाएगी। और अगर आप ये पूरे होमवर्क कंप्लीट कर लो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और रही बात इस लेक्चर की पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। एंड पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए या इससे रिलेटेड जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। एंड डिस्कशन ग्रुप में अगर आपको मुझसे बात करनी है या मुझसे कुछ चीज पूछनी है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज _ कमलाक्षी, मेरा फर्स्ट नेम, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो आपको जो है वो आप मुझसे डायरेक्टली डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो एनीवेज ये पूरी बात हो गई इसके बारे में। और टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप्स भी हैं, इनको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।